To share my admission story and my scholarship story in PhD. So I got admitted in University of Saskatchewan in the fall 2023 और किस तरह से मैंने ये जर्नी शुरू की और किस तरह से मेरा ये जो एक ड्रीम था कनाडा में एडमिशन का वो किस तरह से रियलिटी में चेंज हुआ था ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो मेन स्टेप होता है वो इसका ये होता है आपको प्लानिंग करनी होती है। प्लान what you are going to do, in which subject you are interested. For example, the subject in which I did MPhil in from Pakistan is different from the subject that I'm doing PhD in Canada. तो वो सारा किस तरह से मैंने किया कि मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपना सब्जेक्ट जो था वो स्विच किया था, चेंज किया था। तो सबसे पहले किसी भी एडमिशन का जो बेसिक स्टेप होता है वो आइल्स है। सबसे पहले आपने आइल्स करना होता है। आइल्स के लिए कोशिश करिए कि आपके 7.5 या 7 बैंड्स तक लाजमी है। मैंने जब आइल्स किया था तो मेरे 7.5 बैंड्स आए थे और वो काफ़ी मतलब जो मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थे उससे ज़्यादा थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आई थिंक 6.5 थी और मेरे 7.5 थे। और मैंने उनसे कहा भी था कि मेरा जो है आइल्स का रिजल्ट लेट है, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आप ऐसे करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उसकी बेस पे आप लैंग्वेज जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें और फिर आप जो है आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा आइल्स का रिजल्ट आ गया था और मैंने वो सबमिट करा दिया था। The next important step is search for the universities. यहाँ पे हमारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो मेन उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं जो बड़े बड़े शहरों में होती हैं। तो जो बड़े शहरों में होती हैं यूनिवर्सिटीज़, उनका सबसे बड़ा एक जो फ्लॉ है आजकल वो ये है कि एक तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है। इट्स डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट अ जॉब और साथ में वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम लिविंग इन सस्काटून एंड हियर वी आर पेइंग $1250 फॉर अ बेसमेंट। और जो लोग टोरंटो वगैरह में रह रहे हैं या कैलगरी में रह रहे हैं तो उसको सेम साइज की जो है बेसमेंट उनको ऑलमोस्ट 2000 की पड़ रही होगी। तो दैट इज वाई ऐसी यूनिवर्सिटीज चूज करें कि जहाँ पे अगर तो आपका मतलब साइंसेस का बैकग्राउंड है, वैसे साइंसेस में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप होती है। मेरा बैकग्राउंड क्योंकि सोशल साइंसेस में था तो मेरी जो सोशल साइंसेस में वो स्कॉलरशिप्स नहीं होती। तो कोशिश करें कि अगर आप टॉप 3 जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं तो जो है मतलब बॉटम 3 यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने माइंड में रखें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कब कंपटीशन की क्या सिचुएशन होती है, आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन किया था क्योंकि यहाँ पे जो मैं कोर्स करना चाह रही थी वो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम था। बिकॉज आई एम डूइंग इन पीएचडी इन सोशल साइंसेस, तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर थी वो उसी एरिया में रिसर्च कर रही थी कि जो मैंने सोचा हुआ था। And the third one is contacting supervisor. Now it's a very very important step in the case of the sciences, क्योंकि जब आपको supervisor acceptance देता है then you can get admission, फिर आपका एडमिशन जो होता है वो 90% कन्फर्म होता है। बट इट्स क्वाइट डिफरेंट इन द केस ऑफ द सोशल साइंसेज, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट के ने लिखा होता है कि देयर इज़ नो नीड टू कांटेक्ट द सुपरवाइजर। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सुपरवाइजर को कांटेक्ट नहीं करते। बट आई विल सजेस्ट कि आप सुपरवाइजर से कांटेक्ट ज़रूर करें। एटलीस्ट यू शुड बी इन अ कांटेक्ट विद द सुपरवाइजर के, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन आए तो वो उसके ऊपर कुछ कुछ पॉजिटिव कमेंट्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इन कॉन्टेक्ट विद माई सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर ने मुझे कहा था कि हमारी जो है एडमिशन रिक्वायरमेंट क्वाइट डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारी तरफ के स्टूडेंट को पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है और उसके बाद उसको सुपरवाइजर असाइन होता है। बट मैंने उनके नॉलेज में दे दिया हुआ था कि आई एम गोइंग टू राइट योर नेम एज माई पोटेंशियल सुपरवाइजर। तो मुझे लगता है कि वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो इसलिए सुपरवाइजर से कांटेक्ट ज़रूर करें और सुपरवाइजर से पूछें कि आइदर दे आर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट दिस ईयर और नॉट। अगर आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ भी है कि सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, तब भी आप कांटेक्ट करें, ताकि आपको पता चले कि जिस प्रोफेसर के नाम आप अभी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखने जा रही है कि आइदर दे आर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स और नॉट। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है वो आपके जो एडमिशन है उसके प्रोसेस, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अपनी एडमिशन को यूजुअली उनकी एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डेडलाइन होती है वो रात 12 बजे तक होती है। तो कोशिश करें कि उससे पहले आपने अपने जो रिकमेंडेशन के लिए लेटर के लिए है, मतलब आपने अपने जो रेफरीज हैं उनको कांटेक्ट किया हो और आप उनको टाइम दे देना कि वो 1 वीक का या कुछ का, ताकि वो आपका रिकमेंडेशन लेटर लिख सकें, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हों। और कोशिश करें कि जब आप अपनी रेफरीज को ईमेल कर रहे हों
तो आप उनको अपनी सीवी भेजें और साथ ये बताएं कि आपने उनकी क्लास में कैसा परफॉर्म किया था। और एप्लीकेशन के साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स है, मीन्स इफ़ यू वांट टू अटैच योर डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, तो आपने पहले से वो प्रिपेयर किया हुआ हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन एक ही दिन में बैठ के पूरी करें, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन थी वो 3 से 4 दिनों में पूरी की थी, बिकॉज़ आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा, जो एप्लीकेशन यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन थी, उसकी जो हमारे वाले डिपार्टमेंट था, मतलब उसके 2 मेन पॉइंट्स थे। द वन वाज़ रिसर्च स्टेटमेंट एंड अनदर वाज़ अ पर्सनल स्टोरी। रिसर्च स्टेटमेंट में इट वाज़ नॉट लाइक अ फुल फ्लेज्ड प्रपोज़ल, रिसर्च प्रपोज़ल। It was just a short form of the proposal. Like you have to mention your introduction, you have to write about your main problem, and then you have to write something about the background of the problem. क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रपोजल थी, आई थिंक 500 और लाइक 1000 वर्ड्स की लिमिट थी। तो मैंने इसको लिखने में मेरे बहुत ज़्यादा दिन लग गए थे, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को रिलेट करना होता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि जब आपने थोड़ी सी वो चीज़ के थोड़े से वर्ड्स के अंदर, लिमिट के अंदर, आपने पूरा का पूरा अपना वो सिनॉप्सिस बताना होता है। उसके बाद पर्सनल स्टोरी थी। पर्सनल स्टोरी में अगर आपको आपकी कुछ छोटी सी छोटी अचीवमेंट है, मीन्स यू गॉट अ स्कॉलरशिप, यू गॉट समथिंग लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट, बिकॉज दिस प्ले अ वेरी बिग रोल। और एक और चीज़ जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के मुकाबले में जो कैनेडियन वगैरह होते हैं, जो उनकी सीवी पे जो मैंने चीज़ देखी है, वो वॉलंटियर वर्क होता है। वॉलंटियर वर्क वो होता है जो आप अपनी कम्युनिटी की सर्विसेज के लिए करते हैं। मतलब अगर आपने कहीं किसी स्कूल में फ्री 1-2 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप तो फ्री है तो आप ये लाजमी काम कीजिएगा। मतलब आपके कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे आप 1 घंटा चले जाए, 2 घंटे चले जाए, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वॉलंटियर वर्क या फिर कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जो काम किया जाने वाला हो, उसको ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो आपकी सीवी पे मेंशन भी होता है, एंड दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल। उसके बाद एक्सेप्टेंस जो मेरी आई थी, आई अप्लाइड ऑन द 30th नवंबर वॉज द डेडलाइन ऑफ माई एप्लीकेशन। आई अप्लाइड अराउंड 30th नवंबर। उसके बाद मुझे 23rd दिसंबर को पहली ईमेल आई थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमने आपका नाम जो है वो कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ को रिकमेंड कर दिया, कि अब जो है फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर वो आपको भेजेंगे। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि इससे पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, वो 3 से 4 महीने के बाद रिप्लाई देती हैं। लेकिन यहाँ पे जो था, मतलब ये इन्होंने मुझे फ़ौरन ही 23 डेज के बाद मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया था। उसके बाद अराउंड 17 जनवरी जो था, वो मुझे फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आया था उसकी तरफ से, कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ की तरफ से। उसके बाद जो मेरा एक्सेप्टेंस लेटर था, उसके ऊपर मेंशन था कि वी विल कांटेक्ट यू लेटर फॉर स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप जो थी वो मुझे मिली थी अराउंड 2nd और 3rd मार्च। मुझे स्कॉलरशिप का अलग से लेटर आया था, बिकॉज आई एम डूइंग ए पीएचडी इन सोशल साइंसेज, आई एम डूइंग पीएचडी इन एजुकेशन। तो इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप जो थी वो 10,000 मिली थी। और स्कॉलरशिप इस तरह से नहीं मिली थी कि आपकी ट्यूशन फी जो है वो पे करते हैं। मतलब मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, आई एम गेटिंग लाइक $1,400 पर मंथ फॉर माई एक्सपेंसेस। ट्यूशन फी मुझे खुद से पे करनी होती है, बिकॉज इट्स लाइक अ पार्शियल फंडिंग, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप। बट अगर आप साथ में 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं, आप वर्क, आप जॉब भी कर सकते हो, तो आई थिंक वन कैन मैनेज, अगर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। तो इसलिए ये सारे स्टेप थे कि जो मैंने किया था, और ये सारी मेरी जर्नी थी, और इट वाज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज जिस तरह से गांव से मैं थी, और विदाउट एनी सपोर्ट, जस्ट यूट्यूब से और सारा गूगल पे, और बहुत सारे जैसे स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप है फेसबुक पे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और इन चीज़ों ने मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। और एक ड्रीम था जो कि रियलिटी में बनने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज आई स्टार्टेड माई स्कॉलरशिप जर्नी इन 2020। आई अप्लाइड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से, लिमिटेड फंडिंग की वजह से, उन्हें स्टूडेंट्स बहुत कम एडमिट किए थे, जिसकी वजह से मेरा वहाँ पे नहीं हो सका था। बट देन आई अगेन स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस ड्रीम। आई और फाइनली 2023 में जाके मेरा एडमिशन हुआ था, एंड राइट नाउ आई एम इन कनाडा। I have like cleared one semester. Right now I'm in the second semester of the PhD, और ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कमेंट एंड आई विल रिप्लाई। And I'm not a technology
really person like I don't know about the software to use to edit the videos or something like that. So that is why the quality of the videos is not as great as it should be. So if you guys can recommend me a good software to edit my videos or something like that, I will definitely do that. और मैं कंटेंट इस वजह से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रही आजकल क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हूँ आजकल। जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होंगी तो फिर मैं आपको कनाडा की सैर भी कराऊंगी और साथ साथ आपको टिप्स भी बताऊंगी कि जिससे आप भी कोई किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।